तो सबसे पहले हमने समझना है व्हाई रिवैल्यूएशन इज डन। देखो बेटा, ए एंड बी दो पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स, उन्होंने 1990 में पार्टनरशिप शुरू की थी। 1990 में, आप पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद। तो 1990 में ए एंड बी ने मिलकर पार्टनरशिप शुरू करी। अब 2021 में सी कहता है मुझे भी एडमिट कर लो पार्टनरशिप फर्म में। हमने कहा कर लेंगे, एडमिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें एडमिट करने में। लेकिन जो एसेट्स हमने पुराने खरीदे थे उनकी वैल्यू तो कितने गुना बढ़ गई। हमने जमीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, वो हमारी बुक्स में 1 लाख की ही दिख रही है, लेकिन रियल वैल्यू तो उसकी 90 लाख हो गई है। 89 लाख रुपीज बढ़ गई है, तो हम इंक्रीज करेंगे। वो कहता है ठीक है कर लो। लेकिन कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज भी हुई है। आपने कार खरीदी थी 4 लाख की, अब उस कार की वैल्यू 4 लाख थोड़ी ना, अब 10,000 है, उसकी घटाओ। मैं कहती हूँ, कहते हैं हाँ ये भी करेंगे। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ती होगी उसे बढ़ाना है, जिसकी घट रही है उसकी घटाना है। वो लिखा होगा क्वेश्चन में, कितनी इंक्रीज हुई कितनी डिक्रीज हुई। क्वेश्चन में दो वर्ड्स और भी देता है, या तो लिखा होगा एप्रिशिएटेड या लिखा होगा डेप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना, डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है डिक्रीज करना। एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। ऐसे ही लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आप उस सारे को एडजस्ट करने के लिए वी मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बट इसके लिए हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो वैल्यूज एसेट्स और लाइबिलिटीज की लिखी जाती हैं जितने से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इसको क्वेश्चन पढ़ने से पता लगता है, क्योंकि अकाउंटिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि लैंग्वेज मैटर करती है। अकाउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसकी जो लैंग्वेज है उसको समझना मुश्किल होता है कई बार बच्चे के लिए। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम इधर लिखेंगे कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ लिखेंगे। लाइबिलिटीज का उल्टा होता है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इधर लिखेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इधर लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट इधर लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर लिखेंगे। अगर आप अपने आप को पार्टनरशिप फर्म मानते हैं तो एक और तरीका भी है इसे, अगर ऐसे याद करने में कहीं दिक्कत हो तो एक और तरीका है। अपने आप को पार्टनरशिप फर्म मानो कि मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मेरी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। पहले उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख थी, अब बढ़कर 12 लाख हो गई। तो हाउ मच इट इज इंक्रीज? इट इज इंक्रीज बाय 2 लाख। तो ये 2 लाख इधर लिख देंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? मेरे हिसाब से अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं तो एज ए पार्टनरशिप फर्म 10 लाख की वैल्यू बढ़कर 12 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए से मेरी वैल्यू बढ़ गई, तो मेरा तो प्रॉफिट हुआ। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो इधर लिखने हैं, और जितने भी लॉस होंगे वो इधर लिखने हैं। ऐसे सोच लो, अगर मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, पहले मशीनरी की वैल्यू 1 लाख थी, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25,000, तो हम लिखेंगे टू मशीनरी 25,000, रिड्यूस होगी 25,000 से। डेटर्स बढ़ गए घट गए, स्टॉक की वैल्यू घट गई बढ़ गई। तो अगर बढ़ गई है, एसेट बढ़ते हैं तो इधर लिखते हैं, एसेट घटते हैं तो इधर लिखते हैं, क्योंकि एसेट के बढ़ने से मुझे प्रॉफिट होता है, एसेट के घटने से फर्म को लॉस होता है। उसके रिवर्स लाइबिलिटीज के बढ़ने से लॉस होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स को पहले 75,000 देने थे, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स को 81,000 देने हैं, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड बाय 6,000। कोई केस पेंडिंग पड़ा था कोर्ट में, लेकिन उसके पैसे हमने बनाए नहीं रखे थे, लाइबिलिटी देनी पड़ गई, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस हमें देने पड़ गए। केस कर रखा था किसी ने, बंदे ने,
उसने कहा कि 15,000 कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आपने दे रहा, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गया। हम स्टोर में गए, वहां पर देखा एक टाइपराइटर पड़ा है हमारे, हमने ढूंढा कि हमारी बुक्स में तो है ही नहीं टाइपराइटर, तो टाइपराइटर बस लाइक देयर, तो हमने टाइपराइटर यहाँ लिख लेना है क्योंकि टाइपराइटर अब क्रिएट हो गया, एसेट आ गया नवा। कितने का? 10,000 का टाइपराइटर मिल गया या लैपटॉप मिल गया, वहां पड़ा था स्टोर में। तो ये बेटा सारा करके जो नेट इफेक्ट आएगा, अगर इधर आएगा तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट वाली साइड का टोटल ज्यादा है, लॉस वाली का टोटल कम है, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगी। जो भी प्रॉफिट या प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। और अगर इधर आएगा बैलेंसिंग फिगर तो लॉस आएगा, तो इसको हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन लॉस। ये भी ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में हो जाएगा, जो भी ओल्ड रेशियो होगी। सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स as per their old ratio। हाँ जी बेटा देखो, तो जो ये हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसकी एडजस्टमेंट पढ़नी पड़ेगी। नीचे दी हुई इनकी एडजस्टमेंट क्वेश्चन के, ये बैलेंस शीट गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट से पता लगेगा। देखो पहले लिखा है दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर। तो बेटा ये जो मैं एक एक और छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर लूं पहले। हमारे 3 चैप्टर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, टोटल 4 है। तीनों चैप्टर्स में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। एडमिशन में भी यही वाला, रिटायरमेंट में भी यही वाला, डेथ में भी यही वाला। तो इसलिए एक ही बार सीख ले, बजाय कि बार बार इसके हम तंग हो। तो तीनों चैप्टर्स में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इज मैंडेटरी, ये आएगा ही आएगा हमारा बनाना। तो पहला है बेटा विभोर, ये एडमिशन का चल रहा है, एडमिशन में ही कर रहे हैं, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। They decided to admit Vibhor on 1 April 2017 for 1/5 share। तो ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हो गया। Vibhor shall bring 80,000 as his share of goodwill premium। ये गुडविल की बात है, ये गुडविल के साथ करेंगे, इसका भी कोई लिंक नहीं है रिवैल्यूएशन के साथ। रिवैल्यूएशन में सिर्फ वही आएगा जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होएगी। स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो स्टॉक पहले से ही 20,000 ओवर वैल्यूड है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करना है तो हम इधर लिखेंगे टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी। बाय 20,000 है, अगर बाय लिखा हो तो एज इट इज अमाउंट लिख लेना है, अगर रीवैल्यूड लिखा है या वैल्यूड एट लिखा है तो फिर डिफरेंस निकालेंगे। आगे देखते हैं बेटा। A debtor whose dues of ₹5,000 were written as bad debts paid 4,000 in full settlement। किसी बंदे को हमने बैड डेट्स लिख दिया था प्रीवियस ईयर में, अब उसने 4,000 हमें पे कर दिए हैं, तो हमारा बैड डेट्स हो गया, हमारे हिसाब से तो आने नहीं थे लेकिन आ गए, तो हम लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। हमारा फायदा हो गया, प्रॉफिट आ गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कैश बढ़ गई हमारी। बैड डेट्स रिकवर्ड, तो कितने से रिकवर हो गए? 4,000, जितना अमाउंट उससे मिल गया। 2 मंथ सैलरी एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ्स की ड्यू है, तो 6,000 इंटू 12, 2 मतलब 12,000। देन विभोर वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो बेटा उसने लेके आनी है कैपिटल। तो ये तो कैपिटल की बात है, ये भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात नहीं है। सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात होगी तो यहाँ लिखेंगे, अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के अलावा कोई और बात होगी तो फिर वो हम नहीं लिखेंगे। तो टोटल बेटा इसका किया, इसका टोटल आ गया 32,000 डेबिट साइड का, तो लॉस का अमाउंट ज्यादा है, प्रॉफिट का अमाउंट कम है, तो इट मींस नेट इफेक्ट 28,000 लॉस आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन लॉस। हम लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन से पार्टनर्स एक्स एंड वाई जो भी पुराने होंगे देख लेते हैं कौन है। इसमें है अभीर एंड दिव्या। अभीर एंड दिव्या के ऊपर रेशो भी गिवन है 3:1। तो रेशो में जाएगा बेटा 3:1 में डिवाइड करेंगे तो अभीर 3/4 एंड दिव्या 1/4। ये तो आई थिंक सबको करना आता है। 28,000 इंटू 3/4, इसको जाएगा 3/4, दैट विल बी 21,000। ये अभीर को चला गया और दिव्या को जाएगा बेटा 28,000 का 1/4। किसी को बेटा अगर दिक्कत होएगी ये 1/4 कैसे आया वो बता देता हूँ। 1/4 कैसे निकाला बेटा हमने, 3:1 था ना बेटा रेशो, आप स्क्रीन पे देखें तो ये 3:1 है। तो इसका प्लस कर लो, ये डिनोमिनेटर हो जाता है प्लस करके, ये 4 हो गया डिनोमिनेटर। तो जब a का निकालेंगे तो 3/4 और जब b का निकालेंगे तो 1/4। डिनोमिनेटर ये प्लस किया हुआ अमाउंट होता है दोनों में। तो जिसका निकाल रहे हैं उसका ऊपर लिखना है डिनोमिनेटर, और जिसका टोटल नीचे आएगा 4। डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी नाउ 4, जिस जो भी होएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 3:2 है तो 3/5 एंड 2/5 हो जाएगा बेटा। तो ये ऐसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, और डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर ये बेटा हम ऐसे इसको बनाते हैं। आपने जैसे देखा सीखा कि कैसे हमने ये बनाया इजीएस्ट तरीके में। ये मैं डिफरेंट कलर में कर देता हूँ ताकि करते हुए हमें दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो ये बैलेंसिंग फिगर है 28,000, इसलिए ये हमें याद रहे कि ब्लू कलर बैलेंसिंग फिगर के लिए हमने ग्रीन कलर यूज किया है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारी स्क्रीन पर है। विल बी डूइंग दिस। हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, हम वो पुराने वाले रिवैल्यूएशन को यहाँ उतार लेते हैं। तो अब बेटा देखो पहली चीज है गुडविल के लिए लिखी है, पहले ही एडजस्टमेंट गुडविल है, इसको छोड़ देंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड थी 26,000 से, तो बढ़ा दो 26,000, वैल्यू बढ़ जाएगी, ये बढ़ गई। इधर लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बस इतना ही करना है। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ाई है उसका नाम लिखो, जितने से वैल्यू बढ़ी है वो इधर आ जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये लिख ली। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। तो ये जरा ध्यान से करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बीडीडी बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 3 लाख के ऊपर हमारे पास डेट्स हैं, पूरे फुल अमाउंट लेनी है डेटर्स की। 3 लाख के ऊपर 5%, 3 लाख के ऊपर 5% निकालना है। तो ये अगर मैं 3 लाख का 5% निकालता हूं तो इट इज 15,000। ओके है। ओल्ड प्रोविजन से कंपेयर करना है, अगर ओल्ड प्रोविजन जैसे इस क्वेश्चन में 10,000 है तो डिफरेंस है 5,000 से, प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। तो ये 5,000 और आ गया। और अगर ये प्रोविजन ऑलरेडी 18,000 होता, अगर ये 10,000 की जगह हमारा प्रोविजन 18,000 होता यहाँ पर, तो फिर हम क्या करते, फिर 3,000 इधर लिखते, फिर डिक्रीज करना पड़ना था। ऑलरेडी प्रोविजन ज्यादा है, तो ये ध्यान रखना है, अगर प्रोविजन बढ़ेगा तो इधर लिखना है, प्रोविजन डिक्रीज करेगा तो इधर लिखना है। वो आपने देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कितना प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। फिर लिखा है देयर इज ए क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,000 की, हमारी बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं है, तो हम ये क्रिएट कर देंगे नई लाइबिलिटी, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, बस इतना ही लिखते हैं। और इस बार लॉस की जगह प्रॉफिट आएगा क्योंकि उधर वाली साइड बड़ी है, तो हम ये इधर ले आएंगे, लॉस की जगह प्रॉफिट आएगी। हमारी बैलेंसिंग फिगर 26 है, इधर 26,000 माइनस 11,000, इट विल बी 15,000। जो हमारा ये आया दैट इज 15,000 आया।
और 15,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स है मधु एंड विधि इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5। 2 मधु 2 विधि 20, ये आ गया 15,000 इंटू 2/5। It will be 6,000. It will be 9,000. 15,000 into 3/5. That's it. ये इतना ही काम है, कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आप इसमें करोगे तो आप तो थर्ड में है द बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है 15,000 टू बिल्डिंग 15,000। ये आ गया बिल्डिंग्स 15,000। देन एंड स्टॉक बाय 3,000। स्टॉक को भी रिड्यूस करना है 3,000 से टू स्टॉक 3,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है तो प्रोविजन फॉर BDD ये हम क्रिएट करेंगे 20,000 के ऊपर जितने डेटर्स है एट द रेट ऑफ 10%। लिखा क्वेश्चन में कि 10% क्रिएट करनी है। पहले कोई प्रोविजन नहीं है तो 0 मान लेंगे, 2,000 माइनस 0 तो 2,000 ही प्रोविजन हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा आ गया दैट इज 20,000। उधर क्रेडिट साइड पे कोई इनकम ही नहीं है, कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये 20,000 हो गया, इधर आ गया 20,000, इधर भी 20,000। और 20,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। बादल एंड बिजली इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये हो जाएगा बादल, ये हो जाएगा बिजली। तो 20,000 का 3/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 12,000। और बिजली के लिए 20,000 का 2/5 ये आ जाएगा 8,000। तो यही हमारा बस इतना सा ही काम होता है, दैट्स इट। इतना सा ही काम करना होता है जिसके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं हम इसे। तो यही हम करते हैं बेटा, दैट्स इट।